मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। बांग्लादेश से आया था न्यूयॉर्क का रियल हीरो, गोली दागते ही शूटर से लड़ते पुलिस ऑफिसर इस्लाम शहीद। ईरान के सुप्रीम लीडर पर लगा ड्रग्स लेने का आरोप, ईरान के जर्नलिस्ट ने बताई सारी सच्चाई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति वार्ता शुरू, अमेरिका चीन के अधिकारी भी सुलह कराने के लिए मौजूद। निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द, भारत के ग्रैंड मुफ्ती का दावा, कहा सना में हुई बैठक में फैसला। 10 साल में 300% अरबपति बढ़े, 50% घटी जनता की आमदनी, चेतावनी बनकर उभर रही है आर्थिक विषमता। महाराष्ट्र की नई सोशल मीडिया नीति, सरकार और नीतियों की आलोचना नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। काशी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2000 करोड़ से बनेंगी सड़कें, पुल और पुलिया, सीएम योगी ने दी हरी झंडी। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को बनाया गया सख्त, ऑपरेशन की निगरानी के लिए गठित होगी एसआईटी। पहलगाम आतंकी हमला, चिदंबरम की टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, संसद में गरमाया मुद्दा। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और चिराग सेन को जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी। दिल्ली सरकार ने दिए बारापुला एलिवेटेड परियोजना की जांच के आदेश, सवालों के घेरे में 175 करोड़ का भुगतान। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के 8 विमानों में मिली थी मामूली खामियां, केंद्रीय मंत्री ने और क्या बताया। सैयारा के इस सीन को देख खूब रोए ये फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स, कोमल नाहटा बोले मेरी चीख। बिग बॉस 19 का हिस्सा होंगी मलिका शेरावत, अब एक्ट्रेस ने खुद जोड़ी तुप्पी, बताई सच्चाई। पिता महेश भट्ट ने की आलिया की तारीफ, बोले वो एक सेल्फ मेड स्टार है, रणबीर को लेकर कही ये बात। चलिए विस्तार से जानते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में सोमवार 28 जुलाई की शाम एक बंदूकधारी ने गोलीबारी करके कम से कम 4 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में से एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल था। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट एनवाईपीडी के बहादुर अधिकारी 36 साल के दीदारुल इस्लाम को 27 वर्षीय बंदूकधारी ने गोली मार दी। न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स ने बताया कि इस्लाम बांग्लादेश से आए एक अप्रवासी थे जो न्यूयॉर्क से प्यार करते थे और ईश्वर में विश्वास रखते थे। एडम्स ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा वह इस शहर से प्यार करते थे और हमने जिनसे भी बात की उन्होंने कहा कि वह आस्थावान व्यक्ति थे और ऊपर वाले में आस्था रखते थे और एक धर्म से जुड़े व्यक्ति का जीवन जीने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा वह इस बात का प्रतीक है कि यह शहर क्या है। वह न केवल अपनी वर्दी में बल्कि अपने शहर से प्यार करने की भावना और ऊर्जा में एक सच्चे न्यूयॉर्कर थे। आज रात मैं अधिकारी के परिवार से मिला और उन्हें बताया कि वो एक हीरो थे और हम अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। न्यूयॉर्क शहर के पुलिस आयुक्त जेसिका टिश ने कहा इस्लाम 3.5 साल से एनवाईपीडी में थे। वो अपने पीछे परिवार में अपनी पत्नी और 2 बेटे को छोड़ आए हैं। स्थानीय रिपोर्टों से पता चलता है कि उनकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। पुलिस अधिकारी इस्लाम ब्रोंक्स ने 47वें प्रैक्टिस में तैनात थे। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वो दिसंबर 2021 से पुलिस बल में सेवारत है। मैनहट्टन शूटिंग में 3 अन्य पीड़ितों में से 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने उनके परिवारों को सूचना दिए जाने तक उनकी पहचान गुप्त रखी है। गोलीबारी में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज चल रहा है। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा हमलावर शेन डोवेन तमूरा ने हमले के बाद खुद को गोली मार ली जिससे उसकी मौत हो गई। न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा तमूरा को मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानी रह चुकी है। अब तक की जांच में कोई आपराधिक पृष्ठभूमि सामने नहीं आई है। हमले के पीछे के उद्देश्यों की अभी तक भी जांच चल रही है। एक्स पूर्व ट्विटर पर मोसाद स्पोक्स पर्सन के नाम से एक ट्वीट किया गया जिसमें बिना नाम लिए कहा गया एक नेता कैसे नेतृत्व कर सकता है जब वह दिन का आधा हिस्सा सोता है और दूसरा आधा हिस्सा ड्रग्स में रहता है।
पानी, बिजली, जीवन, इस रिपोर्ट पर भारत में भी मुसलमानों में नाराजगी है और ईरान के जर्नलिस्ट ने खुद इसकी सच्चाई बताई है। ईरान के पत्रकार मोहम्मद खतीबी से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये फेक खबरें कई सालों से चलाई जा रही हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। खामनेई का पूरा रूटीन। वहीं जहां मोसाद स्पोक्समैन के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अयातुल्ला खामनेई दिन भर सोते हैं, तो वहीं अयातुल्ला खामनेई ने अपनी स्पीच में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, जिसके बाद पढ़ाता हूं और काम करता हूं, फिर दोपहर की नमाज, फिर काम, इसी तरह शाम तक व्यस्त होता हूं और रात 10:15 से 10:30 तक सोने के लिए जाता हूं। साथ ही युवाओं को भी सलाह दी। वहीं मिलेनियम ने इराक के पत्रकार को मोहम्मद खतीबी से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये फेक खबरें कई सालों से चलाई जा रही हैं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज प्लेटफॉर्म भी इस तरह की फेक न्यूज को प्रमोट करते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि कुछ वक्त पहले ये खबर दी थी कि अयातुल्ला खामनेई की तबीयत खराब है, वो कोमा में है, लेकिन हमने देखा कि अयातुल्ला खामनेई हम सबके सामने सही सलामत दिखे। क्या दिन भर सोते हैं खामनेई? वहीं अभी भी तेल अवीव इजराइल लिंक एक सोशल मीडिया अकाउंट ने एक फर्जी खबर डाली। अयातुल्ला खामनेई दिन भर सोते हैं और ड्रग्स में रहते हैं और उसे न्यूज संगठन कवर कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान इंटरनेशनल, जो फारसी भाषा में भी है, वो इसे प्रमोट करता है। ये सच्ची पत्रकारिता के स्तर को नीचे गिराता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो सोचते हैं कि इससे ईरानी लोगों का मनोबल टूटेगा, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सभी ईरानी अपने झंडे के साथ खड़े हुए हैं। खामनेई का है बड़ा प्रभाव। 86 साल के अयातुल्ला खामनेई न सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, बल्कि वो शिया धर्म के लोगों के धार्मिक नेता भी हैं। इसीलिए जब अयातुल्ला खामनेई के खिलाफ कुछ भी गलत पोस्ट होता है तो उसका विरोध प्रदर्शन भारत में भी देखने को मिलता है। वहीं जिस तरह से कई न्यूज संगठन ने बिना ईरान की तरफ से उनका पक्ष लिए ये रिपोर्ट लगाई, उससे साफ है कि लोगों के दिलों में गुस्सा जरूर है। वहीं जहां अब उन पर फेक रिपोर्ट को हटाया जा रहा है, उससे जरूर लोगों का गुस्सा शांत होगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को लेकर 5 दिन तक चली लड़ाई के बाद सीज फायर को लेकर सोमवार 28 जुलाई को मलेशिया में शांति वार्ता शुरू हो गई। जंगल से घिरी विवादित सीमा को लेकर दोनों मुल्कों में हुए सैन्य संघर्ष में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं और अभी भी हमले की खबरें सामने आ रही हैं। 2 लाख से अधिक लोगों को सीमावर्ती इलाकों में विस्थापित होना पड़ा है, क्योंकि लंबे समय से विवादित क्षेत्र पर लड़ाई करते हुए दोनों देशों ने एक दूसरे पर रॉकेट, शेल और बंदूकों की मदद से हमला किया है। 2008 से 11 के दौरान इस क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष था। इस सीमावर्ती इलाके में कई प्राचीन मंदिर हैं और इन पर 1907 में कंबोडिया के फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा किए गए अस्पष्ट सीमांकन बॉर्डर बनाने के कारण दोनों देश दावा करते हैं। वार्ता से कुछ घंटे पहले कंबोडियन शहर सामरांग में एएफपी पत्रकार ने खबर दी कि सीमा से 17 किलोमीटर दूर 1 मिनट में 10 धमाकों की लगातार आवाज सुनी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते वीकेंड में इस विवाद में हस्तक्षेप किया था और कहा कि दोनों पक्ष शांति के लिए जल्दी से काम करने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो व्यापार समझौते पर जो बात फिलहाल चल रही है वो हमें रोकनी होगी। थाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम विचायचाई और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया में लगभग 3:15 बजे भारत में दोपहर 12:45 बजे अपनी वार्ता शुरू की। वे मलेशियाई नेता अनवर इब्राहिम के आवास पर मिले, जो आसियान ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही आसियान ब्लॉक के सदस्य हैं। वॉशिंगटन के शीर्ष राजनयिक मार्को रूबियो ने कहा कि विदेश विभाग के अधिकारी शांति प्रयासों में सहायता के लिए मलेशिया में मौजूद हैं, जबकि कंबोडिया ने कहा कि उसके करीबी सहयोग चीन का एक प्रतिनिधिमंडल भी इसमें भाग लेगा। भारत के ग्रैंड मुफ्ती और सुन्नी नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुसियाल के कार्यालय ने दावा किया है कि यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। हालांकि इस बारे में अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, न ही यमन सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा की गई है। ग्रैंड मुफ्ती के करीबी अनुयायी जवाद मुस्तवेफी ने दावा किया, यमन की राजधानी सना में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद निमिषा प्रिया की मौत के फैसले को पलट दिया गया है। जवाद मुस्ताफी ने दावा किया कि ये फैसला भारतीय ग्रैंड मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है। ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख उमर हफीज थंगल से यमनी विद्वानों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का अनुरोध किया था।
मध्यस्थता वार्ता में उतरी यमन के शासक, अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों ने भी भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये नतीजा निकला। मुस्तफी ने कहा कि चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और आगे की कार्यवाही मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के साथ जारी बातचीत पर निर्भर करेगी। निमिषा को यमन में क्यों मिली मौत की सजा? केरल के पलक्कड़ की निवासी निमिषा प्रिया साल 2008 में एक नर्स के रूप में काम करने के लिए यमन गई थी। वहां कई अस्पतालों में काम करने के बाद निमिषा प्रिया साल 2011 में केरल वापस आई और यहां टॉमी थॉमस से उनकी शादी हुई। दोनों की एक बेटी है जो इस समय केरल में रहती है। साल 2015 में निमिषा ने यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की। साल 2017 में मेहदी का शव एक वाटर टैंक में पाया गया और हत्या का आरोप निमिषा पर लगा। आरोप है कि निमिषा ने नींद की दवा की अधिक डोज देकर मेहदी की हत्या कर दी और उनके शव को छिपाने की कोशिश की। इसके एक महीने बाद निमिषा को यमन सऊदी अरब की सीमा से गिरफ्तार किया गया। निमिषा के वकील ने दलील दी कि मेहदी ने निमिषा का शारीरिक उत्पीड़न किया और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था और निमिषा को धमकाया था। हालांकि तलाल अब्दो मेहदी के भाई ने इन आरोपों से इनकार किया। साल 2020 में सना की एक अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। साल 2023 में यमन के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सजा को बरकरार रखा। निमिषा प्रिया फिलहाल सना जेल में बंद है। नर्स निमिषा प्रिया को अपनी यमनी साझेदार तलाल अब्दो की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज होने के बाद इसी महीने 16 जुलाई को उसे मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन भारत सरकार और केरल के कई मुस्लिम संगठनों की पहल के बाद सजा को टाल दिया गया। अब उसकी मौत की सजा पूरी तरह रद्द किए जाने की खबर आई है। भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन उससे लाभ उठाने वाले लोगों का दायरा सीमित होता जा रहा है। क्रेडिट स्विस वेल्थ रिपोर्ट और फोर्ब्स इंडिया के नवीनतम विश्लेषकों के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में अरबपतियों की संख्या 300% से अधिक बढ़ी है, जबकि 50% से ज्यादा जनसंख्या की वास्तविक आय या तो स्थिर रही है या घट गई है। यह विषमता देश के सामाजिक ताने बाने के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जिसमें आर्थिक प्रगति का लाभ बहुत कम लोगों तक सिमटता जा रहा है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेट्स के अनुसार भारत में कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा करीब 11.6 लाख करोड़ डॉलर केवल 1% अमीरों के ही पास है। इसी तरह ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के शीर्ष 10% लोग देश की कुल आय का लगभग 57% हिस्सा प्राप्त करते हैं, जबकि निचले 50% के हिस्से केवल 13% आय आती है। नोबेल विजेता थॉमस पिकेटी के अनुसार अगर आय और संपत्ति के अंतर को नहीं रोका गया तो लोकतंत्र भी केवल धनी वर्ग का उपकरण बनकर रह जाएगा। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी के लेखक जोसेफ स्टिग्लिट्ज का कहना है कि जब समाज के अधिकतर संसाधन केवल कुछ ही लोगों के हाथ में होते हैं तो बाकी जनसंख्या हाशिए पर चली जाती है और आर्थिक अस्थिरता स्थायी हो जाती है। क्रेडिट स्विस वेल्थ रिपोर्ट कहती है कि भारत में संपत्ति की असमानता की प्रवृत्ति आजादी के तुरंत बाद से ही देखने को मिली, जब जमींदारी उन्मूलन जैसे सुधार हुए, लेकिन उद्योग, व्यापार और राजनीतिक पहुंच वाले सीमित तबके को ही आर्थिक लाभ मिलते रहे। उदारीकरण और पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों ने निजी पूंजी, कॉरपोरेट घरानों और वैश्विक निवेश को खुला मंच दिया, लेकिन इसका सीधा लाभ उच्च तकनीकी, पूंजी और शिक्षा वाले वर्ग को मिला, न कि श्रमिक या ग्रामीण समुदाय को। शेयर बाजार और रियल एस्टेट। पिछले एक दशक में बीएसई सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल देखा गया, जिसमें अमीरों की संपत्ति तेजी से बढ़ी। वहीं 50% से अधिक आबादी ऐसी है जिसकी आय श्रम, कृषि और असंगठित क्षेत्र से आती है, जहां वेतन वृद्धि लगभग नगण्य रहा। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी अब राज्य सरकार या देश की किसी भी अन्य व्यवस्था की मौजूदा या पिछली नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। नए सोशल मीडिया दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग के लिए अलग अलग अकाउंट रखने होंगे। उनका ऐसा ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना होगा जो राज्य सरकार या केंद्र की ओर से प्रतिबंधित है। एक सरकारी प्रस्ताव जीआर में ये कहा गया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम 1980 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए।
अधिकारी अपने अच्छे काम के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह आत्म प्रशंसा न हो। ये नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, स्थानीय निकायों, संविदा कर्मचारियों और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होंगे। प्रतिबंधित किसी भी ऐप का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सरकारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण, मानहानिकारक सामग्री या घृणा फैलाने वाले पोस्ट अपलोड नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत खाते में कर्मचारी की तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सरकारी आदेश में कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी पोस्ट न करने को कहा गया है जिसमें सरकारी लोगों, वर्दी या कार्यालय भवन या वाहन जैसी आधिकारिक संपत्तियों की तस्वीरें या पदनाम दिखाई दे रहे हैं। उन्हें राज्य सरकार या केंद्र की ओर से प्रतिबंधित किसी भी ऐप का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। कर्मचारी आधिकारिक कार्यों के समन्वय के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। केवल सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और जन भागीदारी के प्रचार के लिए आधिकारिक मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अपने उत्तराधिकारी अधिकारी को सौंपना होगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति या प्राधिकरण के किसी भी गोपनीय डोजियर आधिकारिक दस्तावेज को आंशिक या पूर्ण रूप से अपलोड, फॉरवर्ड या साझा नहीं किया जा सकता है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण से पहले अपना आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अपने उत्तराधिकारी अधिकारी को सौंपना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सर्किट हाउस में वाराणसी और आजमगढ़ मंडल से जुड़े 7 जिलों के विकास का खाका खींचा। वाराणसी के 8 विधायकों और 3 एमएलसी के क्षेत्र में सड़क, पुल और पुलिया निर्माण के लिए करीब 2000 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी दी। इसी तरह 6 और जिलों के 600-700 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क, पुल और पुलिया निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को वाराणसी और आजमगढ़ मंडल से आने वाले प्रदेश सरकार के 8 मंत्रियों और करीब 34 विधायक एमएलसी के साथ बैठक की। प्रदेश सरकार में मंत्री व सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ उनकी पार्टी के विधायक भी आए। मुख्यमंत्री ने एक विधायक से बात की और सड़क, पुल और पुलिस निर्माण से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी दी। साथ ही लोक निर्माण विभाग के अफसरों से कहा कि 2 सप्ताह में प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेजें। सभी सड़कों, पुल और पुलिया का निर्माण होना चाहिए। वाराणसी में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में करीब 2000 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराए जाने हैं। जनहित से जुड़े सभी कार्य प्राथमिकता पर कराए जाने हैं। ये 8 मंत्री मौजूद रहे। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव। ये विधायक भी मौजूद रहे। एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, त्रिभुवन राम, सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील पटेल, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी मौजूद रहे। साथ ही एजीडी जोन पीयूष मोडिया, डीएम सत्येंद्र कुमार, एसीपी शिवहरे मीणा, डीआईजीपी वैभव कृष्णा, वीडीए पीसी पुलकित गर्ग, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, सीडीओ हिमांशु नागपाल, डीएफओ स्वाति श्रीवास्तव मौजूद रहे। जनसभा में 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य। सीएम आज करेंगे स्थलीय निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा से जुड़ी तैयारियों की जानकारी भाजपा नेताओं से ली है। क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों से ज्यादा लोग आएंगे। 3 अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी कार्यकर्ता व लोग आएंगे। जनसभा में 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। संगठन के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार की सुबह करीब 7:30 बजे जनसभा स्थल का निरीक्षण करने सेवापुरी जाएंगे। इसके बाद लखनऊ रवाना होंगे। उत्तराखंड में धर्मांतरण के सामने आ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बने धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एनआईटी गठित करने के भी निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड में भी धर्मांतरण का बड़ा जाल फैलने लग गया है और इस मामले में देहरादून में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें देहरादून की 2 युवतियों का धर्म बदलने का मामला सामने आया है। इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन इस पूरे धर्मांतरण के तार उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं। देहरादून में धर्मांतरण के तार पाकिस्तान और दुबई तक जुड़े हुए हैं। लगातार धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले उन युवतियों को शिकार बना रहे हैं जो अपने परिवार या पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए अपने परिवार से अलग रह रही हैं। अब ऐसे में तेजी से देवभूमि में धर्मांतरण का फैल रहा जाल रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। हालांकि राज्य में धर्मांतरण का कानून पहले सही है। अगर कोई धर्मांतरण राज्य में करवाता है तो उसके खिलाफ 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाते हुए जरूरी कदम भी उठाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेशों के साथ सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसलिए यहाँ डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे, धर्मांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाए जाने की दिशा में तत्काल कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी भी ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में सफल रहा है। इस मुहिम को आगे भी चलाए जाने की जरूरत है, इसलिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसकी निगरानी के लिए एनआईटी का गठन किया जाए। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने मिलेनियम से बातचीत में कहा, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम आज पहलगाम आतंकी हमले पर सबूत मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में 174 लोग मारे गए थे। उस वक्त आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया था। उसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त की मनमोहन सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी? चिदम्बरम उस वक्त गृह मंत्री थे, सिर्फ पाकिस्तान को उन्होंने एक डोजर दिया था। एक इंटरव्यू में पी चिदम्बरम ने सरकार पर आरोप लगाया था कि वो ये भी बताने को तैयार नहीं है कि पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने क्या किया। क्या उन्होंने आतंकियों की पहचान कर ली है? वे कहां से आए थे? क्या पता वो देश के अंदर तैयार किए गए आतंकवादी हैं? आपने क्यों ये मान लिया कि वो पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। वे सरकार भारत को हुए नुकसान को भी छिपा रही है। चिदम्बरम के इस दावे पर जगदम्बिका पाल ने दावा किया कि टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और कुछ दिन बाद अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया था। दरअसल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले में बड़ी बहस से ठीक पहले चिदम्बरम के बयान से बीजेपी को कांग्रेस को हमला देखने का मौका मिल गया था। बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने मिलेनियम से कहा, पी चिदम्बरम का बयान देश का मनोबल गिराने वाला बयान है। इससे पहले भी पी चिदम्बरम हिंदू टेरर शब्द को कॉइन कर चुके हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पी चिदम्बरम के नाम में पी का मतलब क्या है? विवाद बढ़ते ही चिदम्बरम ने एक ट्वीट जारी कर स्पष्टीकरण जारी किया कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने चिदम्बरम के स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मिलेनियम से कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक बड़ी जीत थी जिसको पूरी तरह दुनिया ने देखा। जब आप इस तरह के विवादास्पद बयान देंगे तो उसके कई मायने निकाले जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम ने पहलगाम आतंकी हमले पर जो बयान दिया उससे पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसे बल मिलेगा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, श्री चिदम्बरम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि चिदम्बरम वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी और गांधी परिवार की सोच है, वह उसी को आर्टिकुलेट कर रहे हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने मिलेनियम से कहा, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के मुद्दे पर कंफ्यूज है और कंफ्यूजन वही होता है जो अंदर से फ्यूज होता है। विपक्ष के लिए ऑपरेशन सिंदूर कम महत्वपूर्ण है और मुसलमान वोट बैंक ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और उनके भाई चिराग सेन को जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी करने के आरोप पर आपराधिक कार्रवाई मामले में बड़ी राहत मिली
मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही को रद्द कर दिया है। बेंगलुरु में दर्ज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई ने जांच और मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे दी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद ने कहा कि ये पीठ पर एफआईआर रद्द करने की दोनों भाइयों की याचिका स्वीकार कर ली है। पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पहले ही की जा चुकी कई तथ्यात्मक जांचों के आलोक में आरोपियों की जांच के लिए आपराधिक जांच आवश्यक होने का सुझाव खोखला लगता है। पीठ ने कहा कि शिकायतें मिलने पर एसएआई ने 2016 में एक सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसमें दिल्ली के एम्स में मेडिकल परीक्षण और दंत परीक्षण मिला था। हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना पूरी तरह से अनुचित है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिन आरोपों को अब पुनर्जीवित करने की मांग की जा रही है, उनकी पहले सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई थी, जिनमें आगे की कार्यवाही के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिला है। तब से अब तक कोई नया सबूत सामने नहीं आया है जो उचित जांच के बाद ये सब बंद पड़े मामले को फिर से खोलने का औचित्य सिद्ध कर सके। अपीलकर्ता राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और राष्ट्रमंडल खेलों तथा विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक सहित कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। ऐसे लोगों जिनका बेदाग रिकॉर्ड बना है और निरंतर उत्कृष्टता के माध्यम से देश का नाम रोशन किया है, को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में आपराधिक ट्रायल की कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर करना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक कानून का सहारा लेना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसे ये अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। खिलाड़ियों के खिलाफ ये शिकायत उनके पिता द्वारा दाखिल 1996 के JPF नामांकन फॉर्म पर आधारित है, जिसमें अलग अलग जन्म तिथियां थी, लेकिन पीठ ने इस दस्तावेज को विश्वसनीय मानने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने न तो किसी सिविल मंच के समक्ष आधिकारिक जन्म रिकॉर्ड की वैधता को चुनौती दी है और न ही इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया है कि कथित विसंगतियों को उसी समय क्यों नहीं उठाया गया। रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से ये स्पष्ट है कि आरोप अनुमान और अटकलों पर आधारित है और स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं को बदनाम करने के इरादे हैं। किसी भी बेईमानी से प्रलोभन या लाभ का प्रदर्शन नहीं किया गया है, न ही राज्य या किसी तीसरे पक्ष को कोई गलत नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि उस वक्त फार्म को अंकित मूल्य पर लेने पर भी न तो यह प्रदर्शित किया गया कि खिलाड़ियों जो उस समय नाबालिग थे या उनके कोच ने इसकी तैयारी में कोई भूमिका थी, और न ही ये दर्शाया गया कि दस्तावेज का इस्तेमाल कभी भी झूठे बहाने से लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था। अपीलकर्ताओं को किसी दोषपूर्ण कृत्य या इरादे से जोड़ने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सामग्री का अभाव इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि आरोप भले ही अपने उच्चतम स्तर पर लिए गए हों, उपरोक्त प्रावधानों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के औचित्य के लिए आवश्यक सीमा को पूरा नहीं करते हैं। बारामूला एलिवेटेड रोड के एक्सटेंशन के काम की जांच अब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा करेगी। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि निर्माणाधीन बारामूला एलिवेटेड रोड की विस्तृत जांच की जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को वित्त व्यय समिति की बैठक में निर्माणाधीन बारामूला एलिवेटेड रोड फेज 3 की समीक्षा की गई और निर्माण में बरती गई अनियमितताओं को ठेकेदार कंपनी को 175 करोड़ का भुगतान करने की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से कराने का निर्णय लिया गया। दरअसल आरोप है कि ठेका लेने वाली कंपनी एक वक्त 35 करोड़ रुपए पर मान गई थी, लेकिन आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही के चलते सेटलमेंट नहीं हो सका और कंपनी ऑपरेशन में चली गई। सीएम से काम जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए दिए गए निर्देश। दिल्ली सरकार की बैठक में इस परियोजना को लेकर लोक निर्माण विभाग PWD की लापरवाही पर भी चर्चा हुई और विभिन्न कारणों से इस परियोजना में देरी होने की चिंता जताई गई। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। परियोजना का यह एलिवेटेड रोड बारामूला नाले से शुरू होगा और सराय काले खां होते हुए मयूर विहार फेज 3 तक पहुंचेगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के अलावा संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि ये परियोजना शीघ्र ही गति पकड़ लेगी, क्योंकि परियोजना के मार्ग में आने वाले पेड़ों को हटाने की अनुमति जल्द मिलने वाली है।
इसके बाद ये परियोजना समय पर ही पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार इस परियोजना के लिए बजट की कमी नहीं आने देगी। परियोजना के पूरा होने से दक्षिणी दिल्ली व पूर्वी दिल्ली के बीच ट्रैफिक का आवागमन सुचारू हो जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने लगाए पिछली आप सरकार पर ये आरोप। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि ये प्रोजेक्ट भी पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार और घोर लापरवाही का एक उदाहरण है। परियोजना को अक्टूबर 2017 में पूरा हो जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से ये परियोजना पिछड़ती गई। मामला आर्बिट्रेशन मध्यस्थता में चला गया, जहां से ठेकेदार कंपनी के पक्ष में फैसला आया और उसे 120 करोड़ रुपए अदा करने का आदेश दिया गया। लेकिन जब कंपनी को ये राशि अदा नहीं की गई तो वो हाई कोर्ट में चली गई। मई 2023 में कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को ब्याज व जीएसटी समेत 175 करोड़ रुपए अदा करने का आदेश दिया। ये राशि कंपनी को अदा कर दी गई। उस दौरान आम आदमी पार्टी सरकार में आतिशी पीडब्ल्यूडी मंत्री थी। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि उसने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर नहीं की और न ही अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। उस दौरान इस राशि को कंपनी को अदा करने के कारण पीडब्ल्यूडी की अन्य योजनाएं भी प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी को यह राशि इसलिए दी गई क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने उसे कार्य ही नहीं करने दिया। प्राथमिक जांच में पता चलता है कि उस दौरान ठेकेदार कंपनी चाहती थी कि उसे 35 करोड़ रुपए ही मिल जाए तो विवाद को आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन उसे ये राशि अदा नहीं की गई, जिसके बाद विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनियमितता में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के भी संलिप्त होने की संभावना है। सतर्कता जांच में उनके कार्यकलापों की भी जांच कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जांच में परियोजना किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी और इसे तय समय में पूरा कर लिया जाएगा। जाने बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 परियोजना कब शुरू हुई थी? इस परियोजना को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने सितंबर 2011 को स्वीकृति दी थी। परियोजना के कार्य के लिए 1260.63 करोड़ रुपए दिसंबर 2014 को आवंटित किए गए थे। परियोजना के कार्यों की शुरुआत अप्रैल 2015 से शुरू हुई, जिसे 30 महीनों के निर्धारित समय में पूरा होना था। मूल लागत 1260.63 करोड़ रुपए थी। अब तक 1238.68 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। परियोजना की संभावित कुल लागत में 1330 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अब तक 87% कार्य पूरा हो चुका है। अब पेड़ों को शीघ्र हटाने की अनुमति मिलने वाली है, जिसके बाद ये परियोजना गति पकड़ लेगी। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 150 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं, जिसमें जून 2025 तक 86.43 करोड़ खर्च होने की संभावना है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की अतिरिक्त जाँच का निर्देश दिया था। इस दौरान एयर इंडिया के 33 बोइंग 787-8-9 विमानों की जांच की गई। सरकार की तरफ से सोमवार को संसद में बताया गया कि इस जांच के दौरान एयर इंडिया के 8 विमानों में मामूली खामियां पाई गई थी। क्रैश के बाद जांच के आदेश दिए गए। एयर इंडिया का विमान 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 242 से 241 यात्री और क्रू मेंबर मारे गए थे। सिर्फ एक ही यात्री जीवित बचा था। इस दुर्घटना में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में भी कई लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद सरकार ने एयर इंडिया के सभी बोइंग विमानों की जांच के निर्देश दिए थे। 33 में से 31 विमानों की जांच की गई। इस बारे में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वय से कुल 33 विमानों में से 31 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन किया गया था। इन विमानों में से 8 विमानों में मामूली खामियां पाई गई थी। इन विमानों में सुधार के बाद उड़ान के लिए रिलीज कर दिया गया है। बाकी के 2 विमान अभी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के लिए रखे गए हैं। दिग्विजय सिंह ने पूछा था ये सवाल। यह जवाब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के उस सवाल पर आया है, जिसमें उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से पूछा था कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में क्या DGCA, एयर इंडिया या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों का कोई स्वतंत्र ऑडिट किया गया है। विमानों का लगातार सेफ्टी ऑडिट।
राज्यसभा में अपने जवाब में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मोहोल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि डीजीसीए ने विमानों के सुरक्षित संचालन और उनके रखरखाव के लिए व्यापक सिविल एविएशन नियम बना रखे हैं। इन नियमों को लगातार अपडेट किया जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO व यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी EASA मानकों के अनुरूप बताया जाता है। उन्होंने कहा कि डीजीसीए के पास विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्तरीय सर्विलांस और ऑडिट फ्रेमवर्क है। इसके तहत डीजीसीए निरंतर सेफ्टी ऑडिट, ऑन स्पॉट जांच, नाइट सर्विलेंस और सभी ऑपरेटरों के रेप इंस्पेक्शन करता है। मेंटेनेंस की निरंतर निगरानी भी इसमें शामिल है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने अपने जवाब में सदन को यह भी बताया कि अहमदाबाद में एयर विमान हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB द्वारा की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि किन कारणों से यह दर्दनाक विमान हादसा हुआ है। सैयारा का बॉक्स ऑफिस पर एक छत्र राज कायम है। सैयारा ने 300 करोड़ रुपए के ग्रॉस कलेक्शन को पार कर लिया है और अब भी सिनेमा घरों में दर्शकों की ये पहली पसंद बनी हुई है। मिलेनियम से खास बातचीत में फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स कोमल नाहटा ने इस बात पर इशारा पहले ही दे दिया था कि फिल्म भारत में 350 से 400 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर सकती है। फिल्म इसी कलेक्शन को और तेजी से कदम बढ़ा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिनेमा घरों में फिल्म देखते हुए सिर्फ आम जनता ही नहीं रो रही है, बल्कि फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा के मुंह से भी चीख निकल गई थी और आंखें नम हो गई थी। आइए उनके शब्दों में ही जानते हैं आखिर सैयारा देखते हुए उनके साथ क्या हुआ था, आखिर मामला क्या है। सैयारा को लेकर मिलेनियम से हुए विशेष बातचीत में कोमल नाहटा ने कहा, मैं आशिकी 2 से कहीं बेहतर सैयारा को मानता हूं। ये आशिकी मायनों में न्यू कॉमर्स की लॉन्चिंग है जो चेहरों पर मुस्कान तो कम लाती है लेकिन रुलाती ज्यादा है। अगर कोई लव स्टोरी ऑडियंस को रुला दे और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस फिल्म के साथ ऐसा ही है। प्री क्लाइमैक्स सीन में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैयारा को लेकर फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने आगे कहा, मैं बताना चाहूंगा प्री क्लाइमैक्स सीन में एक सीन है, उस सीन के बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि फिल्म ने बहुत अभी देखी नहीं है। इस सीन को देखकर मैं कुछ ऐसा रोया कि एक्चुअली मेरी चीख निकल गई। ये तब होता है जब कहानी दिल को छूती है। इस फिल्म में एक और चीज, नॉर्मली ब्लॉकबस्टर फिल्म में सीटियां तालियां बजती हैं, लेकिन इसमें ना तो सीटी ना ताली, ऑडियंस चुपचाप बैठी है। सैयारा का बॉक्स ऑफिस तूफान। सैयारा को लेकर फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने पहले ही इशारा कर दिया था कि सिनेमा घरों में तूफान आने वाला है। सैयारा का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है। सैयारा 18 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने नई कहानी आहान पांडे और अनीत पड्डा नजर आए हैं, जबकि उनके साथ राजेश कुमार और वरुण बड़ोला ने दिया है। फिल्म का बजट लगभग 50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस तरह फिल्म अपने बजट का लगभग 6 गुना अभी तक कमा चुकी है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस भारत के सबसे पसंदीदा रियलिटी शो में से एक है। ये शो अपने 19वें सीजन के साथ वापस आ गया है और इसमें भाग लेने के लिए किन हस्तियों से संपर्क किया गया है, इस बारे में पहले से ही अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच ये भी खबर आई है कि बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत भी बिग बॉस 19 में नजर आएंगी। अब शो में हिस्सा लेने पर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है और सारी सच्चाई बताई है। मल्लिका ने चर्चाओं को किया खारिज। अपने बिग बॉस 19 में जाने की चर्चाओं के बीच अब मल्लिका शेरावत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। इस स्टोरी में मल्लिका ने बिग बॉस में उसको लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। एक्ट्रेस ने बिग बॉस से जुड़ी चर्चाओं को खारिज करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूं और कभी नहीं करूंगी, धन्यवाद। मल्लिका इससे पहले बिग बॉस 18 के दौरान अपनी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के प्रमोशन के लिए एक गेस्ट के तौर पर शो में आई थी। जल्द ही शुरू होगा 19वां सीजन। हाल ही में बिग बॉस के निर्माताओं ने एक प्रोमो वीडियो के साथ शो के 19वें सीजन की घोषणा की है। वीडियो में नए लोगों की भी झलक दिखाई गई है, जिसमें एक कलरफुल आंख दिखाई दे रही है जो शो के अलग अलग रंग दिखाती है। मेकर्स की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर करके बताया गया कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार शो में होंगे कई बदलाव। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस का 19वां सीजन इस बार कई बड़े बदलावों के साथ लौट रहा है।
इस बार का फॉर्मेट न सिर्फ पूरी तरह से नया होगा, बल्कि शो के लोकप्रिय डायलॉग और कंटेस्टेंट्स के रोल में भी अहम फेरबदल किया गया है। जहां हर सीजन में बिग बॉस चाहते हैं सुनने को मिलता है, वही इस बार दर्शकों को सुनाई देगा। बिग बॉस जानना चाहते हैं, अब सिर्फ सलमान ही नहीं करेंगे होस्ट। इस बार शो को सिर्फ सलमान खान नहीं, बल्कि 2 और नामी चेहरों के साथ होस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर, फराह खान और अनिल कपूर को बतौर को होस्ट शो में जोड़ा गया है। 5 महीनों तक चलने वाले इस सीजन को 3 होस्ट मिलकर और भी एंटरटेनिंग बना सकते हैं। बॉलीवुड के निर्देशक महेश भट्ट ने बेटी आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की है। साथ ही महेश भट्ट ने आलिया भट्ट को एक सेल्फ मेड गर्ल और स्टार बताया। उन्होंने रणबीर कपूर को लेकर भी बात की। मैंने नहीं किया आलिया को लॉन्च। हिमांशु मेहता के शो में बातचीत के दौरान महेश भट्ट ने कहा कि मैंने आलिया को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च नहीं किया, बल्कि करण जौहर ने किया था। आलिया ने खुद ऑडिशन दिया था और निर्माताओं को यह बहुत पसंद आया। मुझे तो आलिया में कभी कोई एक्टिंग स्किल भी नहीं दिखी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है और वो एक सेल्फ मेड स्टार और लड़की है। आलिया को जोखिम उठाना पसंद है। आगे आलिया की तारीफ करते हुए महेश भट्ट ने कहा कि आलिया को अपने फिल्मों में जोखिम उठाना पसंद है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। उसने अलग अलग कहानियों में मोड़ लिए हैं। वो एक मेहनती इंसान है और वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है। रणबीर के बारे में महेश भट्ट ने की ये बातचीत के दौरान दामाद रणबीर कपूर के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने कहा कि रणबीर के बारे में एक बार मुझसे कहा था आलिया अलग चीजों से बनी है। रणबीर ने कहा था कि आलिया ज्यादा से ज्यादा करने को तैयार रहती है। वो एक महत्वाकांक्षी लड़की है और ये बात मुझे हैरान करती है। महेश भट्ट ने कहा कि आलिया एक बहुत ही आराम पसंद और सहज इंसान है और बस कुछ करना चाहती है। राहा के बाद आलिया में आया बदलाव। एक पिता के तौर पर महेश भट्ट ने बताया कि बेटी राहा को जन्म देने के बाद आलिया काफी बदल गई है। 2022 में राहा के जन्म के बाद आलिया एक बड़े परिवर्तन से गुजरी है। मुझे उनमें एक नई गहराई दिखाई देती है। बेटी जब माँ बनने वाली है तो वह उसमें एक अलग तरह की परिपक्वता देख सकते हैं। अल्फा में नजर आएंगी आलिया। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द ही यशराज की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा में नजर आएंगी। इस फिल्म को इसी साल रिलीज होना है। इसके अलावा आलिया संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर को लेकर भी चर्चाओं में है। इसमें उनके साथ विकी कौशल और पति रणबीर कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉइड, iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद ले मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉइड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।